गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एक स्पेशल क्लास आपके लिए आएगा, खासकर 12th के लिए, जो 2020-21 सत्र में देंगे या फिर आगे देंगे। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस लेते हैं, फिजिक्स लेते हैं, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करें, कैसे रणनीति तैयार करें, ये पता नहीं चलता। तो सबसे पहले जितने भी लोग ये देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखिए और इसको जरूर फैलाइए। यदि बेहतर लगता है कि हम कुछ सीखे, तो आप अपने साथियों को भी सिखाइए। कहा जाता है कि खुद भी सक्सेस हो जाएं और दूसरों को भी सक्सेस होने का रास्ता दें, तो हमको लगता है हमारा समाज ज्यादा बेहतर होता है। हमारा ये कहना है कि आप 12th पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें, ये हम सोचते हैं। आज हम इसी स्कीम के बारे में सोचेंगे कि 12th की तैयारी हम कैसे करें। अगर बीच में हम सुस्त पड़ जाते हैं तो कैसे हम अपग्रेड करें, कैसे हम रणनीति तैयार करें। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहले से रणनीति तैयार करनी होती है। किसी भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए बेहतर तरीके से उसकी रणनीति पहले से करनी होती है। तो आप 12th की तैयारी अगर कर रहे हो, फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आपको भी रणनीति बनानी पड़ेगी। और ये किसी भी सब्जेक्ट में होता है। हम अपनी बात कर रहे हैं फिजिक्स की, कि फिजिक्स कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं 12th फिजिक्स में मार्किंग स्कीम। मार्क्स स्कीम क्या होता है, किस टॉपिक में कितना मार्क्स आता है। गेट 80 to 100% मार्क्स, दैट मीन्स बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के मार्किंग का स्कीम अलग अलग होता है, लेकिन आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं। और उसका तरीका क्या होगा, वे क्या होगा, तो वो उस वे पर अगर आप चलते हैं, एक रास्ता तैयार होता है, उस पर अगर आप चलते हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो लेट्स सी, फिजिक्स में हमने कुछ स्टूडेंट से पूछा, भाई ये बताओ कि फिजिक्स में कितने मार्क्स का पूछता है, बोलता है 70 मार्क्स का, जबकि हमको तो पता है 100 मार्क्स का पूछता है। ये हो गया आपका फिजिक्स में कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स। अब 100 मार्क्स के लिए अगर हम बात करें तो ओबियस है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका थ्योरी पेपर और एक होता है आपका प्रैक्टिकल पेपर। हम पहले ही बता चुके हैं कि चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसको हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दो आधार पर एनालिसिस करते हैं, सीखते हैं। इस वजह से थ्योरी और प्रैक्टिकल दो भाग किया जाता है। थ्योरी में आपका होता है 70 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल में होता है आपका 30 मार्क्स। अब हम देखते हैं कि किसमें कितना मार्क्स का कैसे कैसे पूछता है। अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब, अलग अलग राइटर्स के हिसाब से, अलग अलग बुक्स के हिसाब से थ्योरी पेपर में अलग अलग होते हैं। तो 70 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, ये आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। हम दोनों के जुगलबंदी पर निर्भर करता है कि हम कितना स्कोर कर सकते हैं। आप अकेले भी कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। दोनों का तारतम्य मिलेगा तब वहां से एक स्वर निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि थ्योरी 70 मार्क्स का है। इसमें अलग अलग बुक्स के हिसाब से अलग अलग चैप्टर्स की संख्या है। एनसीईआरटी को आप उठाकर देखोगे तो इसमें 15 चैप्टर्स हैं, तो वो 15 चैप्टर आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इसलिए हम सुविधा के ख्याल से इसको 5 चैप्टर में बांट देते हैं। और यदि आपने 5 चैप्टर मेरे हिसाब से पढ़ लिया, समझिए 12th का फिजिक्स लगभग मतलब कवर हो गया। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स 12th, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक करंट, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब तीसरा विद्युत चुंबकत्व है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। चौथा मॉडर्न फिजिक्स, दैट मीन्स आधुनिक भौतिकी। पांचवा वेव्स में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं लाइट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि वेव्स यानी लाइट में जो है, वेव यानी हमारा तरंग, ये लाइट, ये आपका कुछ अलग हट के चैप्टर है। ये मार्किंग स्कीम के हिसाब से हम देखें 70 मार्क्स कैसे बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पूछने का तरीका होता है किसी भी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का, तो एनसीईआरटी पैटर्न चलता है और उस पर आधारित ये पूछता है। ये आपका लगभग पूछ देता है 8 से 10 नंबर के बीच, और ये पूछ देता है आपका 6 से 8 नंबर के बीच, और ये पूछ देता है आपका 18 से 20 नंबर के बीच,
और ये पूछता है आपका 20 से 22 नंबर के बीच, और ये आपका पूछता है 12 से 14 मार्क्स के बीच। तो इसका मतलब ये है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है तीसरा और चौथा मार्किंग के व्यू से। लेकिन हम अगर फिजिक्स सीखना चाहते हैं इसलिए कि हम सिर्फ डिग्री ले लें तो अलग मैटर करता है। सिर्फ डिग्री लेना है तो पैरवी पैगाम भी चलता है, वहाँ कर लेते हैं, लेकिन उससे आपका कुछ होने जाने नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं एक प्रॉपर वे का, हम लोग मार्क्स भी ऑब्टेन करें और हम सीखें भी। तो सीखें तो सीखने से क्या होगा कि आप कहीं भी बुलंदी के साथ खड़ा हो सकते हैं, ये आपको गिरने नहीं देगा कभी भी। तो फिजिक्स अगर ठोस हो रहा है तो आपका कई पार्ट ठोस हो जाता है, केमिस्ट्री का भी और मैथमेटिक्स का भी, क्योंकि आपका फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स बेस्ड होता है और मैथमेटिक्स भी आसान हो जाएगा फिजिक्स के माध्यम से। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि भाई फिजिक्स में मैथमेटिक्स कैसे सीखते हैं। अब आते हैं तो ये हम देखेंगे बाद में कि इस चैप्टर का कितना महत्व है। तो ये हो गया थ्योरी पेपर में 70 मार्क्स और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और ये टाइम टू टाइम वेरी करता है, किसी में 2-4 मार्क्स बढ़ा दिया, किसी में घटा दिया, ये चलता रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक साल तो ये ऑप्टिक्स में पूछा हुआ है, लाइट में पूछा हुआ है, 16 नंबर 18 नंबर तक पूछा हुआ है। तो ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं तो इसके बीच वेरी करता है, कभी ज़्यादा कभी कम, किसी में करता है। और हम बात कर रहे हैं एकेडमिक की, एकेडमिक का हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स 12th के क्लास का बात कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वह बिहार बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो या जो भी हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मतलब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हम बात करेंगे तो वो अलग वीडियो हम बना करके देंगे कि 12th का मार्किंग चैप्टर वाइज किस टॉपिक में मतलब किस बोर्ड में क्या पूछता है। मतलब जैसे आप आईटीआई को लेते हैं, पॉलिटेक्निक लेते हैं, पैरामेडिकल छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर नीट हो गया, आईआईटी हो गया, ये सब होता है, पीएचयू हो गया। तो ये सब में किस तरह से रहता है वो हम अलग से वीडियो बना देंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ एकेडमिक की बात कर रहे हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए। तो ये हो गया हमारा, और ये लेक्चर देने का मेरा मकसद ये था कि बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन करके बताया, जब रिजल्ट निकला बिहार बोर्ड के इंटर का, तो बहुत सारे बच्चों ने ये कॉल किया कि सर मार्क्स तो ठीक ठाक रहा, किसी ने फिजिक्स में 80 मार्क्स लाया, किसी ने 88 लाया, किसी ने 92 लाया, इस तरह से लाया, लेकिन वो सभी जो है सभी के सभी इस तरह से दुखित थे कि प्रैक्टिकल मार्क्स उसको कहीं ना कहीं मतलब घाल दिया। मतलब कि किसी को 15 मार्क्स है, किसी को 18 मार्क्स है, किसी को 22 है, तो किसी को 28 है, इस तरह से है। तो बड़ा नाराज़गी दिखी। तो एक मतलब ये नाराज़गी की वजह क्या होती है, थोड़ा सा हम उसको देखते हैं कि आखिर में हमको मार्किंग स्कीम कैसे करता है, चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, उसका पैटर्न हो चुका है सीबीएसई बिहार बोर्ड का भी। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल में कैसे नंबर देता है, वो किस पर कितना मार्क्स उसको देने का अधिकार है, किसी भी स्कूल के टीचर को या स्कूल को कैसे देने का अधिकार है, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तब आपको लगेगा कि भाई हम कम क्यों हैं, या तो हम में कमी है, या तो प्रोसेस में कमी है, या फिर स्कूल में कमी है, या फिर बोर्ड की प्रणाली में गड़बड़ी है। तो हम देख लेंगे, खुद ब खुद विचार करेंगे, और जहाँ गलती होती है उसमें सुधार करने की गुंजाइश होती है, चाहे खुद में हो चाहे बोर्ड में हो। एनीवे, हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि 30 मार्क्स के लिए अगर बात करते हैं, थोड़ा सा याद रखना है इसको, मामा मामी याद रखते हैं, थोड़ा मामी याद रखते हैं, RAPV। MA से समझ जाना है मेजर, मेजर एक्सपेरिमेंट। MI से समझना है माइनर, माइनर एक्सपेरिमेंट। RA से रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड एक्टिविटी। ये स्कूल पे डिपेंड करता है, कॉलेज पे डिपेंड करता है। P प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हर एक्सपेरिमेंट का एक प्रोजेक्ट होता है। आप अपने रियल लाइफ में भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसी पे रिलेटेड है। हम इस पर पूरे डिटेल के साथ एक वीडियो बनाएंगे, और ये हम लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास ये हम आपको बताएंगे कि ये कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाया जा सकता है। भी हो गया आपका वाइवा, ठीक है। मार्किंग स्कीम के हिसाब से देखें, ये आपको 8 नंबर तक दे देता है, ये भी आपको 8 नंबर तक दे देता है, ये आपको 6 मार्क्स तक दे देता है, ये आपको 3 मार्क्स तक देता है, और ये आपको 5 मार्क्स तक देता है। और वाइवा जो लिया जाता है कॉलेज में, एक्सटर्नल और इंटरनल मिल के लिए जाते हैं। इसको अगर जोड़ते हैं तो 8 8 16 6 22 22 3 25 5 30,
30 मार्क्स हो गया। इस तरह से हमारा मार्किंग स्कीम होता है। तो हम जिस चीज़ को करते हैं, कुछ कॉलेजेज में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, सबकी अलग अलग स्थिति है। हम लोगों को सुधार की गुंजाइश है, हमारे बिहार बोर्ड की शिक्षा प्रणाली में सुधार की गुंजाइश है, काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। तो हम लोग मिल करके समाज, राज्य, ये सभी मिल करके करें तो हमको लगता है ज़्यादा बेहतर है। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, प्रैक्टिकल में अगर कम हो तो घबराने की बात नहीं है, अपने आप को मजबूत कीजिए। जितना मार्क्स है उससे आप आगे बढ़िए, ज़िंदगी इसी पे नहीं रुका हुआ है, आप आगे बढ़िए, अपने आप को बुलंदी के साथ आगे बढ़िए। एनीवे, तो ये आपका थ्योरी का मार्किंग स्कीम हुआ और ये आपका प्रैक्टिकल का मार्किंग स्कीम हुआ। अब हमारी रणनीति कैसे हो? हमने अभी कहा कि मार्किंग स्कीम, तो मार्किंग स्कीम आपका हो गया। अब गेट 80 to 100% मार्क्स, कैसे हम 80 to 100% मार्क्स 12th में ज्ञान कर सकते हैं फिजिक्स में, तो उसके लिए थोड़ा सा हम रणनीति तैयार करते हैं। यदि किसी को इसको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि सबों ने ले लिया होगा। अब हमारे हाथ में कितना, ये तो कॉलेज पे डिपेंड कर रहा है, स्कूल पे डिपेंड कर रहा है कि आप दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, कैसा भाव विचार है। हमारे हाथ में और आपके हाथ में ये, हम दोनों में जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसी के लिए बनेगा। तो कैसे हम तैयारी करें? आप घर पर बैठ के कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आपको इसी के लिए जद्दोजहद करना है। हमसे आप आशा यही लगाते हैं, उसको हम थोड़ा सा मैंने स्टेप बता सकते हैं कि कैसे कैसे करना चाहिए, तो आपको मैक्सिमम आ सकता है। अब हम बात करते हैं इस पे। आपका पहला टॉपिक आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चौथा है मॉडर्न और पांचवा है वेव्स यानी लाइट। हम बात करते हैं, जब ये प्रिंट हो चुका है तो हम इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि हम इसको देखना चाह रहे हैं कि कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, कैसे रणनीति बनाएंगे। ये रणनीति हमको तय करना होता है। चलिए अब आते हैं कैसे हम 100% 80% को 100% मार्क्स ला सकते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपको भले ही मार्किंग स्कीम के हिसाब से छोटा लग रहा है, लेकिन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जिनको भी मतलब अभी तक सोचिए कि हम 12th का एपिसोड जो एपिसोड नंबर 1 से लेकर 13 तक डाले हुए हैं, वो अभी से पहले का ये हम आज ऐसे डाल रहे हैं कि जो नए व्यूवर्स हैं या पुराने व्यूवर्स हैं जो भी हैं, उनको ये पता नहीं था। हमने डाला भी पीछे, तो शॉर्ट में हम 12th वाले का डाले थे, इस वजह से हो सकता है कुछ को पता है, कुछ को पता नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे स्कीम बनाए, कैसे रणनीति बनाए। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मार्किंग के स्कीम से हम इसको नहीं देख रहे, BBI का होम 5 का, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि कोई भी मकान अगर आपको मजबूत बनाना है कि भूकंप रोधी हो, बाढ़ रोधी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट को सध सके, इसका मतलब नींव आपको क्या देना होगा, मजबूत। तो नींव मजबूत होगा तभी आप मकान ऊपर बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, बेधड़क बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आधार जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, जो कि हम इंट्रोडक्शन 1 से लेकर के एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 13 तक डाले हुए हैं। किन्हीं को प्रॉब्लम हो आप जाके निश्चित तौर पे देखिए। जो देख चुके हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं देखे हैं या जो आने वाले होंगे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जो भी होंगे, वो निश्चित तौर पे देख करके इसमें एंट्री मारिए, इससे बेनिफिट मिलेगा। सबका अपना अपना तरीका है बस बताने का, पढ़ाने का। हमारा तरीका है कि इंट्रोडक्शन आप समझ जाइए, इंट्रोडक्शन आप समझ जाइए, बेसिकली वहीं पे हमारा काम खत्म हो जाता है। अब तो कुछ बचता ही नहीं है। तो हालांकि फिजिक्स हमारे हिसाब से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे हिसाब से अब स्टार्ट होता है। ये जैसे हम बताएंगे तो आपको अगले वीडियो से मिल जाएगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से आगे अगर आप सीखना शुरू कर दिए हैं तो समझिए कि आप मतलब घुस गए, 12th में घुस गए। यहीं से गियर चेंज होगा। अभी तक आप 1 नंबर गियर में चल रहे थे, अब 2 नंबर गियर में चलेंगे। इसका मतलब ये है कि इसको पढ़ना है किसी को तो इंट्रोडक्शन जरूर जाके देख लें। चलिए कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को माने कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कैसे इंपॉर्टेंट है, सो देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिभाषा हम बताए हुए हैं एपिसोड नंबर 2 में। उसमें हम बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत का अध्ययन करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होता है। और उसी में हमने बताया हुआ है कि स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज
and effect of their surrounding and their effect on their surrounding। तो उसका स्टडी करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी थोड़ा अच्छे से देखते हैं, फिर से देखते हैं। रेस्ट चार्ज का अध्ययन और रेस्ट चार्ज का अपने वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑन देयर सराउंडिंग इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गौर करना, हम बार बार पॉइंट पर ध्यान दिलवा रहे हैं। रेस्ट चार्ज एवं रेस्ट चार्ज का अपने वातावरण पर प्रभाव। अभी तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे चार्ज के इफेक्ट के बारे में। इसलिए कूलम्स लॉ से हमारा अब इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है। अब कैसे, थोड़ा सा हम इसको जानकारी देते हैं इस वे में कि सपोज दैट एक बच्चा है जो क्या होता है कि जब गर्भ में होता है तो गर्भ में उसके साथ जो क्रिया होना है भाई हो गया, 0 टाइम से लेकर के 9 महीने तक अपना आता है। भ्रूण से लेकर के एक शेप बनने में उसको 9 महीने टाइम लगते हैं। अब जब वो बाहर आता है, किसी माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो बच्चा बाहर जैसे आता है वो अपने वातावरण को प्रभावित करता है। अभी तक वो प्रभावित कर रहा था सिर्फ अपने माँ को, लेकिन अब जो है उसके बाद प्रभावित कर रहा है वो अपने एक्टिविटी से दूसरे मतलब क्या, आसपास में उसके पापा होते हैं, दादा टाइप के लोग होते हैं, दादी टाइप के लोग होते हैं, समाज के और भी व्यक्ति होते हैं, चाचा चाची नाना नानी जो भी हैं वो भी होते हैं। तो जब वह बाहर आता है गर्भाशय से, तो वह चिल्ला करके हो, रो करके हो, या जैसे भी हो, वह बाहर आकर के समाज को प्रभावित करता है। बड़ा होता है और बड़ा होता है, यंग होता है, तो जैसे जैसे वह ग्रो करता है तैसे तैसे वह अपने कारनामे से समाज को प्रभावित करता है। बचपन होता है तोतली बोली बोल करके हंस के बोल के जैसे हो वह इंटरटेन करता है, समाज को प्रभावित करता है। और बड़ा होता है वह पढ़ करके हो, अच्छा व्यक्ति बन करके खराब काम करता है तो भी समाज प्रभावित होता है। इसका मतलब यह है कि उस बच्चे के लाइफ से हम रिलेट करते हैं। तो अभी तक हम एक तरह से ये सोचिए कि चार्ज हमारा अभी डेवलप हो रहा था, पैदा हो रहा था। अब चार्ज पैदा हो गया, अभी तक हम चार्ज पैदा कर रहे थे। अब कहता है कि चार्ज जब आ गया किसी बॉडी पर तो वह दूसरे पर क्या प्रभाव डालेगा। अब कूलम्स लॉ वहीं से पैदा होता है। चलिए आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या चीज का स्टडी करते हैं थोड़ा सा हम देखते हैं। और ये चारों चैप्टर आपका कनेक्टिंग है। अगर ये आपका कमजोर रह गया तो फिर ये आपका खत्म। हमने याद कीजिए, आपको बताया हुआ है तीसरे एपिसोड में जाकर के आप देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो हमने बताया हुआ है कि चार्ज के गति का 3 स्थिति, चार्ज नहीं, चार्ज के गति का 3 स्थिति होता है। एक चार्ज हम ऐसा लिए जिसका वेलोसिटी क्या है, 0। वेलोसिटी 0 है मतलब क्या है, रेस्ट में। और जब कोई बड़ी रेस्ट में होता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है 0, त्वरण क्या होता है, 0। और एक चार्ज हम ऐसा लेते हैं जिसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। और अब ये जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कहता है कि इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। और एक चार्ज का स्थिति हमने लिया था कि मोशन में है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो v इज इक्वल टू वेरिएबल। इसी को हम दूसरी तरह से बोलते हैं नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। या तो v इक्वल टू वेरिएबल बोलिए या v नॉट इक्वल टू क्या बोल दीजिए, कांस्टेंट। मतलब जब v वेरिएबल होता है, बदल रहा होता है, उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, a नॉट इक्वल टू 0। हमने बताया हुआ है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वह सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से नोट करते हैं। और ये जो बंदा है कांस्टेंट गति से गति करता है, ये 2 चीजें उत्पन्न करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई वेक्टर से नोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से नोट करते हैं। और तीसरा बंदा जो है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल वेलोसिटी से गमन कर रहा है, वह 3 चीज उत्पन्न करता है, ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड ई एम वेव। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों चीज उत्पन्न कर रहा है, ये A उत्पन्न कर रहा है, ये 2 वो 3 को। अब बड़ा मजेदार चीज आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रेस्ट चार्ज का स्टडी करेगा। अब ये मत समझना है कि सर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सिर्फ रेस्ट चार्ज का ही स्टडी करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है।
किसी किसी के कॉन्सेप्ट में ये है, कोई कोई पढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसमें सिर्फ रेस्ट चार्ज का ही स्टडी करते हैं। इसमें भी चार्ज मोशन करता है, उसका भी स्टडी करते हैं, लेकिन इसके मोशन में अंतर है। इसमें जो चार्ज मोशन करता है इसमें अंतर है। चार्ज इसमें भी मोशन करेगा, लेकिन इसके मोशन में अंतर होगा। क्या अंतर होगा बता रहे हैं। आप पीछे जाकर के थोड़ा सा एपिसोड देखिए, उसमें हमने बताया हुआ है चालन विधि कंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि इंडक्शन मेथड, पोलराइजेशन मेथड, ये सब हमने बताया हुआ है। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि जब कोई बड़ी चार्ज होता है तो उसको एक भाग को न्यूट्रलाइज कर प्रेरित हो जाता है, तो एक भाग को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ करते हैं, तार मतलब तार से लेकर के अर्थ में डाल देते हैं। तो अर्थ में गया तो न्यूट्रलाइज हुआ, तो या तो चार्ज बड़ी से अर्थ में जाता था या तो अर्थ से बड़ी पर आता था और वह न्यूट्रलाइज होता था। इसका मतलब चार्ज मोशन कर रहा था, बिना मोशन किए हुए तो गया नहीं था अर्थ में चाहे बॉडी पर, इसका मतलब वहाँ मोशन कर रहा है। दूसरा बात, जब कंडक्शन के बारे में बता रहे थे उसमें हम क्या किए थे, दो बॉडी लिए थे, या तो दोनों को कांटेक्ट में लाए थे, एक वस्तु चार्ज था एक वस्तु न्यूट्रल था, तो इससे मोशन करते हुए इस पर आता था, यहाँ भी मोशन हुआ। दूसरा इसी में तरीका था मेथड कि एक वस्तु चार्ज है एक वस्तु न्यूट्रल है, तो जब दोनों को हम चालक तार से जोड़ देते थे, वायर से जोड़ देते थे, तो जो चार्ज बॉडी है तो उससे मोशन होकर के दोनों बॉडी चार्ज हो जाता था। इसका मतलब वायर में चार्ज मोशन कर रहा था, यहाँ तो मोशन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के मोशन में क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। अर्थ में जा रहा था तो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा था, 1 घंटा 2 घंटा तक, सेकेंडली 2 सेकेंड गया बात खत्म। उसमें भी आपका कुछ देर लगा, दोनों पे जैसे ही विभव बराबर हो गया, पोटेंशियल बराबर हो गया, चार्ज का बहाना क्या हो गया, बंद ऑटोमेटिक। तो वो ज़्यादा समय के लिए नहीं फ्लो कर रहा है, तो उसमें याद रखना है कि चार्ज फ्लो करेगा, मोशन में आएगा, लेकिन कुछ समय के लिए। तो वैसे चार्ज का भी स्टडी, हम मोशन वाले चार्ज का भी स्टडी उसमें करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट वाले चार्ज में जो मोशन करता है इसमें फर्क क्या है, इसमें चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, हालांकि कांस्टेंट होता नहीं है लेकिन ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रिक करंट में ही पता चलेगा। ऑन एन एवरेज इसका वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। मान लीजिए ऐसा नहीं होता है कि ग्राफ बनाते हैं, किसी दिन आपने 6 घंटा पढ़ा, किसी ने 10 घंटा, किसी दिन 0, तो औसतन मान लीजिए 3 आए। वही बात होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटेड होता है, कभी रुक जाता है, कभी एक्सेलेरेटेड होता है, कभी रुक जाता है, तो औसत माना जाता है कि बेचारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में कांस्टेंट होता है, और साथ ही साथ जब स्विच को ऑन करते हैं, फैन के नीचे बैठे हुए हैं, इसका मतलब वो कंटिन्यू फैन चल रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, हमारा स्विच जब तक ऑफ ना हो जाए, तो इसका मतलब कंटिन्यूअसली चार्ज फ्लो कर रहा है। हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम कब उसको कट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट में जो फ्लो करेगा वो कंटिन्यूअसली, और इसमें कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहेगा तो ही स्टडी करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए थोड़ा देर के लिए बाद उसको रेस्ट में ही मान लेते हैं, इसलिए इसको बोल दिया जाता है कि रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। दैट्स ऑल। अब हम बात करते हैं, तो ये चैप्टर जो है किसके बारे में स्टडी किया, रेस्ट चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट किसका स्टडी किया, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो गमन कर रहा है चार्ज, उसके बारे में स्टडी कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स ये दोनों मिलकर के इसका स्टडी करता है, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी से अगर चार्ज मोशन में है तो ये दोनों चैप्टर स्टडी कर रहा है। ये थोड़ा सा अलग है, आप लोग 9th-10th से पढ़ के आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये जो बंदा है, ये चारों किस पर डिपेंड कर रहा है, तो चार्ज। किस पर डिपेंड किया, चार्ज पर। चार्ज या तो रेस्ट में हो, या कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, या वेरिएबल वेलोसिटी से हो, निश्चित तौर पे ये चार्ज का स्टडी कर रहा है। तो चारों का चारों चैप्टर किसका स्टडी किया, चार्ज के बारे में। तो चार्ज तो यही हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। तो चार्ज के बारे में जब आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो फिर आपका चारों चैप्टर आसान होता है। और ऑन एन एवरेज अगर हम 70 में से 14 नंबर हटा दें तो आपके पास 56 नंबर बचता है। तो 56 नंबर आपका हाथ में आ जाएगा यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मजबूत हो गया तो। लेकिन तरीका आपका क्या है पढ़ने का, सीखते कितना है उस पर डिपेंड करता है।
ऐसे नहीं कि सीधा इस पार से उस पार पढ़ गए, ऐसा नहीं होता है। मूवी नहीं है कि इस पार से उस पार पढ़ लिए तो फिल्म समझ में आ जाएगा। हीरो आता है, हीरोइन आती है, दोनों बिछड़ता है, फिर लास्ट में जाके गुंडा मरता है और दोनों मिल जाता है। तो मूवी हमको याद रखता है क्योंकि उसका मतलब विजिबिलिटी अलग है। यहाँ पर हम कुछ और देखते हैं, समझते कुछ और है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अलग सोचते हैं। एनीवे, हम यहाँ तो बोल दिए कि भाई अगर ठोस हो जाए तो चारों चैप्टर ठोस हो जाएगा, कनेक्टिविटी में है, तो आखिर हमारा ये ठोस होगा कैसे, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि हम विचार कैसे करें, उसको सोचते हैं थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर ठोस हो जाए तो ये चारों चैप्टर ठोस होगा, और ये आप 70% थोड़ा पढ़ के आते हैं, 30% अलग अलग होता है। इसका मतलब है कि आप कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग में कैसे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम मजबूत करते हैं, और ये चारों ठोस, ये कुछ न कुछ जानते ही हैं। इसका मतलब है कि इसको ठोस करने की विधि कैसे होगा। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कनेक्शन जो होता है वो किससे होता है, ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन से, ग्रेविटेशन आप 11th में पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं घबराने की बात नहीं है, हम उतना आपको बता देंगे जो जिससे आपका काम चल जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कनेक्टिविटी ग्रेविटेशन से है, इसको आप पढ़िएगा तो थोड़ा मजा आएगा। इस दोनों में क्या कनेक्टिविटी है, ये स्टडी करेगा मास के बारे में, दैट मीन्स द्रव्यमान के बारे में। ये स्टडी करेगा किसके बारे में, चार्ज के बारे में। इसमें दो वैज्ञानिक सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, कूलम्ब्स और गॉस। और इसमें दो वैज्ञानिक सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, एक न्यूटन और एक केपलर। यानी इसमें हम पढ़ते हैं केपलर और न्यूटन, इसमें पढ़ते हैं कूलम्ब और गॉस। और इसमें हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसमें हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। दैट मीन्स जितना टॉपिक इसमें है उतना टॉपिक यहाँ है। फर्क ये है कि इसमें मास m का उपयोग होगा और उसमें चार्ज q का उपयोग होगा, बस यही अंतर है। इसका मतलब है थोड़ा सा ग्रेविटेशन का हम स्टडी कर लें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा क्या हो जाएगा, ठोस। तो कल अगले वीडियो में हम लोग एपिसोड नंबर 14 देखेंगे। 13 तक आप जाके देख लीजिए, ये आपका बेसिक बना देगा। ये हो गया कि आपको कैसे मार्किंग ऑब्टेन करना चाहिए, न्यूमेरिकल वगैरह सब बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से ग्रेविटेशन को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, कूलम्ब्स लॉ को जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्यों आया, कैसे आया, किसके लिए आया, ये सारा कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। जय हिंद।